इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं हम आज के कुरुक्षेत्र की। दिल्ली का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसको लेकर तरह तरह के आरोप लगाए गए थे। आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद और बहुत सख्त आदेश के बाद उस प्रोजेक्ट के राह में जो भी रोड़े थे वो लगता है कि फिलहाल हट गए हैं। इसको लेकर आज केंद्र सरकार के मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि सारा राजनीतिक आरोप, सारे राजनीतिक अड़ंगे थे जो लगाए जा रहे थे। संबित पात्रा जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से रागिनी नायक जी हमारे साथ हैं। जी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद ही कर रहा था कि रागिनी जी का फोन कनेक्ट हो जाए, अच्छी बातें हो गया। मैं शुरुआत रागिनी जी आपसे करना चाहता हूं क्योंकि आरोप आप लोगों ने लगाए थे। कहा गया था कि ये पेंडेमिक में, महामारी के काल में प्रधानमंत्री मोदी की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए महल बनाया जा रहा है। 20,000 करोड़ रुपए से कितनी वैक्सीन आ जाती, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाते, वगैरह वगैरह। हाईकोर्ट का आदेश मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब क्या कहेंगे आप? सौरभ, महाभारत का उल्लेख सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था कोरोना काल में, जब उन्होंने ये कहा कि युद्ध 18 दिन में खत्म हुआ और भारत की जनता उन्हें 21 दिन का समय दे, कोरोना का अंत होगा। आज अच्छे दिन की तरह वो 21वां दिन भी भारत की जनता ढूंढ रही है। और सेंट्रल विस्टा कोरोना के संदर्भ में मैं भी महाभारत का एक उल्लेख करके शुरुआत करना चाहती हूँ। तो आप देखिए कि अश्वत्थामा मारा गया एक प्रकरण महाभारत से लिया जाता है, जो कि हमें सीख देता है कि सत्य को अगर आप संदर्भ से हटाकर और देखेंगे, अगर पृष्ठभूमि से हटाकर देखेंगे तो वो असत्य बन जाता है, वो झूठ और फरेब बन जाता है। और आज ये जो दलील दी जा रही है एक याचिका के खारिज होने पर, मैं समझती हूँ वो उसकी नींव भी सत्य पर ही आधारित है, असत्य पर आधारित है। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए कि इस याचिका का जो दायरा था वो बहुत ही संकीर्ण था, सीमित था। इट वाज ऑन अ नैरो प्रेमाइस दैट द पिटिशन वाज बेस्ड। इस पिटिशन का चार्ज क्या था कि 400 मजदूर जो सेंट्रल विस्टा के निर्माण का कार्य कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ी हानि हो सकती है कोरोना का संक्रमण देखते हुए, और ये मजदूर इस संक्रमण को फैला भी सकते हैं। और इसी दृष्टि से हाईकोर्ट ने इस पिटिशन को खारिज किया, ये कहते हुए कि उनको लगता है कि कोविड के सारे प्रोटोकॉल निर्माण के समय पर पूरी तरीके से तटस्थ हैं और ऐसा कुछ संक्रमण का खतरा नहीं है। मैं एक रेलेवेंट पैराग्राफ पढ़ भी देती हूं जिससे कि मेरी बात का पुष्टिकरण हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड एंड आई कोट, सिंस द वर्कर्स आर स्टेइंग एट द साइट एंड ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स आर अडहेयर्ड टू, देयर इज नो रीजन फॉर दिस कोर्ट व्हाइल एक्सरसाइजिंग powers under Article 226 to stay the project। जी। यानी कि कोविड प्रोटोकॉल है, इसीलिए हमें इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोई शक्ति हमारे पास नहीं है, हम आर्टिकल 226 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए कि कोविड प्रोटोकॉल तो माना जा रहा है, पर जो बड़ा सवाल प्राथमिकता का है, क्या उसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक भी शब्द कहा है? मानवता के नाते, नैतिकता के नाते, संवेदनशीलता के नाते, जन सेवा के नाते, क्या आज मोदी सरकार का पहला उत्तरदायित्व 20,000 करोड़ से अगर 62 करोड़ टीके खरीदे जा सकते हैं तो टीकों को खरीदा जाए और भारतीयों की जान बचाई जाए? और मोदी जी की भक्त मंडली तो इस पिटीशन के खारिज होने पर इस तरह प्रसन्न हो रही है जैसे मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण का अभियान। सर आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। जैसे कोरोना आपने ये कहा कि हाईकोर्ट का आदेश कहीं भी सेंट्रल विस्टा के में खड़ी है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। आप कह रही है सेंट्रल विस्टा की जरूरत, सेंट्रल विस्टा का पर होने वाला खर्च, पेंडेमिक में क्या ये काम होना जरूरी है, इन सब बड़े विषयों पर हाईकोर्ट ने नहीं कहा, सिर्फ लिमिटेड पिटिशन पर एक याचिका खारिज की है। संबित जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले मैं पिटिशन के विषय में थोड़ा सा कहूंगा, उसके बाद जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है उसको रखूंगा। पिटिशन में जो पिटिशनर्स थे अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी, उनका द बेसिक प्रमाइस जिसको कहते हैं, जो मेन इशू था वो था कि इट इज नॉट एन एसेंशियल एक्टिविटी एंड कैन बी सस्पेंडेड फॉर द टाइम बीइंग। जहां तक वर्कर्स का वेल नोन का विषय है वो भी एक विषय था, मगर मुख्य विषय था कि ये एसेंशियल नहीं है और इसको अभी पैंडेमिक के समय बंद कर देना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं तमाम अखबारों ने और जो ऑनलाइन प्रकाशन हुआ है उसमें हेडलाइन क्या है, सेंट्रल विस्टा इज अ वाइटल एसेंशियल नेशनल प्रोजेक्ट टू कंटिन्यू। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। पिटिशनर्स का कहना था ये एसेंशियल नहीं है और हाईकोर्ट ने कहा ये एसेंशियल है और ये कंटिन्यू करेगा। नंबर 1।
नंबर 2, पेटिशन के लिए क्या कहा हाईकोर्ट ने? पेटिशन के हाईकोर्ट ने कहा इट इज अ हाईली मोटिवेटेड पेटिशन। अगर केवल वर्कर्स के स्वास्थ्य के लिए बेचारा ये पेटिशन चिंता कर रहा होता तो कभी इस प्रकार से हाईली मोटिवेटेड नहीं कहा जाता। दूसरा शब्द जो पेटिशन के लिए इस्तेमाल किया गया वो है नॉट अ जेन्युइन PIL। और सबसे बड़ी बात है 1 लाख का फाइन इस जो पेटिशनर्स थे उनके ऊपर लगाया गया। आपको क्या लगता है सर जी, आप अगर केवल जाते कि वैक्सीनेशन कर दीजिए, दवाई दे दीजिए, इसके लिए 1 लाख का फाइन लगता? बिल्कुल नहीं। भ्रम और बरगलाने की कोशिश जो की गई है उसके लिए 1 लाख का फाइन लगाया गया, नंबर 1। नंबर 2, आप राहुल गांधी जी के भी एक ट्वीट को देख सकते हैं। राहुल गांधी जी का भी और कांग्रेस पार्टी का एक मुख्य, राहुल गांधी जी और उनकी जो चमचों की मंडली है उनका भी मुख्य आधार एक ही था। उनका मुख्य आधार था कि ये एसेंशियल नहीं। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट किया था, इट इज नॉट एसेंशियल प्रोजेक्ट। इंटेंशन और विजन जो है वो एसेंशियल है मगर प्रोजेक्ट एसेंशियल नहीं है जी। आज कोर्ट ने इसे एसेंशियल कहा है, इसलिए ये राहुल जी का विषय, चमचों की मंडली का विषय और पेटिशनर्स का विषय मैं यहां समाप्त करता हूं। अब सच्चाई मैं यहां 3-4 मुख्य बिंदु रखूंगा। ये जो बार बार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि 20,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में खर्च किए जा रहे हैं, ये गलत है। ये कोई अब एक साथ 20,000 करोड़ रुपए नहीं खर्च किए जा रहे, ओवर सेवरल ईयर्स, बहुत सारे वर्षों में खर्च किए जाएंगे। वर्तमान में कितने खर्च हो रहे हैं? 2 प्रोजेक्ट है, एक तो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग और जो आपकी एवेन्यू है, जो आपका विस्ता, सेंट्रल विस्ता एवेन्यू है, उसमें 862 करोड़ रुपया जो है वो बिल्डिंग के लिए और 477, कुल मिलाकर 1300 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली इसका टेंडर हुआ है और यही खर्च हो रहा है। ठीक है। तीसरी बात, हजारों लाखों स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं, उनकी जीवन इस पे डिपेंड करती है, उनको इससे आमदनी हो रही है। चौथी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं कहना चाहता हूं यहां पर कि चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, ठीक है आप हाई मोरल ग्राउंड ले रहे हैं, मगर महाराष्ट्र में 3,000 करोड़ रुपए आप रिफर्बिशिंग ऑफ MLA बंगलो कर रहे हैं, आप वहां पर 900 करोड़ रुपए का MLA हॉस्टल बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपने टेंडर पास करने की बात की है, अभी नहीं हुआ है, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। की बात की है जहां एक विधानसभा खोला जाएगा। और मैं अंत कर देता हूं और 5 सेकंड में अंत ही कर रहा हूं। जयराम रमेश जी ने जो चिट्ठी लिखा था उसका एक एक्सर्प्ट द हिंदू में छपा था, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था? We badly need a new parliamentary building. This one is simply isn't functional and is outdated. ये जयराम रमेश जी ने तत्कालीन स्पीकर महोदय को लिखा था। अच्छा संबित जी, क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि इन सारे विषयों पर हम अलग अलग एक एक करके बात करते हैं, आपने बहुत सारे बिंदु एक साथ रख दिए। मैं पहले जो बात रागिनी जी ने कही जिसका जवाब आपने दिया, हाई कोर्ट की एक जजमेंट का एक हिस्सा रागिनी ने कोट किया, एक आपने कोट किया, मैं भी, मेरे पास भी 4 लाइन है। रागिनी जी, ऐसा लगता है जो बात आप कह रही थी वो शायद पूरी तरह तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश से ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक एंडोर्समेंट मालूम पड़ता है। उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कहा है, उन्होंने कहा है कि द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज एन एसेंशियल प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, पब्लिक इज वाइटली इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। तो इसको अदालत की तरफ से पूरे प्रोजेक्ट के लिए गो अहेड कैसे नहीं माना जाएगा? ठीक है सौरभ जी, मैं आपको जवाब, देखिए अगर दिल्ली हाईकोर्ट ये कहता है, मैं आपकी बात को मानती हूं कि सेंट्रल विस्टा इज एन एसेंशियल प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो कांग्रेस ने तो गुरेज किया नहीं। भाई किसका विजन था ये प्रोजेक्ट, किसने सपना देखा था, किसने रूपरेखा बनाई थी? कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने। लेकिन आप एक विजन का क्रियान्वयन किस वक्त करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज संबित पात्रा ये दलील दे रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया एक साथ नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके लगेगा, पर वो ये बात मान रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया लगेगा। आज जब हमारे देश में टीकाकरण को लेकर कोई नीति ही नहीं है, आप हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं बात करना चाहती हूं सुप्रीम कोर्ट की भी। आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह सवाल पूछा केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल से कि आप बताइए कि इस देश की वैक्सीन पॉलिसी क्या है, और बहुत गंभीर बात कही उन्होंने कहा कि मैं देश का संविधान पढ़ के आया हूं, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत में फेडरल रूल चलेगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है, उसकी जिम्मेदारी है कि हर राज्य के पास टीका पहुंचे, और इस तरह से आप राज्यों को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं।
तो ऐसी टिप्पणी जब आपको मिल रही है, जब वैक्सीन की अटर शॉर्टेज है, जब मॉडर्ना और फाइजर पिछले साल फरवरी में आपका दरवाजा खटखटाते हैं, आप बंद कर देते हैं, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं देते, और अब वही मॉडर्ना और फाइजर आपको रागिनी जी, अगर आपसे इसी विषय पर एक सवाल पूछूं, सुनिए, इसी विषय पर वैक्सीन के पूरा कर लेने दीजिए पूरा। सौरभ जी, आपने संबित को नहीं टोका, मुझे भी मत। अरे अब बार-बार क्या बात कर रही हैं, क्या जरूरत है? अभी उन पे बारी आएगी। ये लगातार आपसे सवाल पूछा जाएगा और आप कह रहे हैं कि मेरी बात तथ्यात्मक नहीं है। मैंने वर्बेटम आपको जजमेंट के मैंने भी वर्बेटम पढ़ा, दिखाया, मैंने वर्बेटम पढ़ा, मैंने आपसे कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल भी है, संवेदनशीलता से जुड़ा सवाल है, मानवता से जुड़ा सवाल है, वो विपक्ष पूछता रहेगा। आप पूछे, कोई नहीं रोक रहा आपको। मैंने आपको सिर्फ इतना कहा था कि आपने कहा कि लिमिटेड स्कोप था पिटीशन का, नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, हम भी मानते हैं। हाँ, तो मानते हैं तो आपका सुनिए तो मेरी बात सुनिए, आपका कोर आर्गुमेंट क्या है? असाधारण परिस्थितियों बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये आपका कोर आर्गुमेंट है। बोल रहे हैं आप लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप मेरा सवाल नहीं सुन रही है। मैं आप मेरा सवाल नहीं सुन रही है। करा रहे हैं, सबके पास समय है, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, सवाल पूछे। रागिनी जी, आप अगर कोई कमेंट कर रही हैं, अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन करना है तो मैं क्यों नहीं करूंगा? ये मेरा रोल है। यानी कि मुझे भी ये छूट है कि संबित कोई अगर कमेंट कर रहे हैं तो मैं बीच में बोलना शुरू कर दूं? अभी संबित बोल रहे हैं क्या? अभी संबित बोल रहे हैं? अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बात सुनो फिर बोलूंगी। अभी तो मैं आपकी बात, अभी तो मैं कर रहा हूँ ना आपसे बात। सुनकर फिर सवाल पूछ रहे हैं ना, मेरी भी पूरी बात सुन लीजिए फिर। आप जब पहली बार बोली मैंने आपको टोका क्या? आपका ओपनिंग रिमार्क था, आपने बात करी, मैंने आपको टोका नहीं। तो आप खामखा किसी की हर बार किसी की नियत पर शक कर देना क्या मतलब है? विचार का उसे तोड़ देते हैं, लगातार रोक टोक एक स्ट्रैटेजी है। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है रागिनी जी, प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक। आप मुझसे बात कर रही हैं, ये आरोप आप मुझ पे लगा रही हैं, ये क्या स्ट्रैटेजी है? लय नहीं तोड़नी चाहिए। अरे भाई ये डिबेट है, ये डिबेट है, ये सेमिनार नहीं है रागिनी जी, सेमिनार नहीं है। फिर आप सवाल पूछिए ना। ये सेमिनार नहीं है और भाषण का मंच नहीं है। काउंटर क्वेश्चन होगा, जैसा बर्ताव करिए, बिल्कुल एक जैसा होगा। आप मुझे सवाल पूछने से नहीं रोक सकती, आप मुझे सवाल पूछने से नहीं रोक सकती। चलिए आप पूछिए, बिल्कुल। और खामखा आप किसी की नियत पर शक, ऐसे सवाल मत खड़ा किया कीजिएगा। सुन लीजिए भाई, नियत इनको नहीं टोक रहे, मुझे टोक रहे। मैं नहीं ऐसे अरे भाई, आप एक बार आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, इन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, अब आप बोल रही है मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, इनके लिए होगा, इनसे पूछूंगा। प्लीज सुनिए आप। हाँ पूछिए, मैं जवाब दूंगी। पहली बात तो ये आपने कहा, आपका कोर आर्गुमेंट यह है कि इस समय क्यों? आपने कहा हम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस समय क्यों? यह आपका सवाल है। हाईकोर्ट ने उसका भी जवाब दे दिया कि पैंडेमिक में भी यह काम चल सकता है। हाईकोर्ट ने तो ये बोला ना कि इसमें भी काम हो सकता है। अब दूसरी बात सो आपने वैक्सीन की बात करी, मैं कह रहा हूं क्या किसी ने देश में यह कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है देश के पास, इसीलिए हम वैक्सीन नहीं ला पा रहे? अगर मैं आपके 20,000 करोड़ की फिगर को भी सच मान लूं कि इस प्रोजेक्ट पर लग रहे हैं, तो क्या आज हम 20,000 करोड़ रुपया दे दें तो दुनिया में कोई हमको वैक्सीन देने के लिए तैयार बैठा है क्या? कहीं वैक्सीन है जो हम 20,000 करोड़ रुपए से खरीद लाएंगे? ऐसा है क्या? इसको पैसे से क्यों जोड़ा जा रहा है? अब मैं दोनों बातों का आपको जवाब बोलिए, आप जरा सुन लीजिएगा, क्योंकि आपने 1 मिनट का सवाल पूछा है तो 2-2.5 मिनट जवाब के लिए देने। देखिए, अगर जो याचिका है उसका सबसे बड़ा सवाल यही है कि सेंट्रल विस्टा का निर्माण अगर होता है तो क्या वो एक सुपर स्प्रेडर की तरह काम करेगा? क्या संक्रमण फैलेगा? आप वो पिटीशन का चार्ज भी पढ़िए, नहीं होगा तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में निकाल के पढ़ के सुना दूं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अगर माफ कीजिए, हाई कोर्ट अगर एक निर्णय लेता है तो आप क्या उससे हटाकर निर्णय को देख सकते हैं? आप कहेंगे कि निर्णय आसमान में ले लिया गया, जो पिटीशन का चार्ज था अगर वो खारिज हुआ है तो उसी चार्ज पर तो बात की जाएगी। उसमें एक लाइन कोर्ट ने ये कही है कि इट इज एन एसेंशियल प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि सेंट्रल विस्टा नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, ये दलील कांग्रेस लगातार दे रही है और देती रहेगी कि ऐसे आपातकालीन की लॉकडाउन स्ट्रैटेजी की, आप टीके की, हर तरीके की समस्या है, तो जितना भी रिसोर्स सरकार के पास है उस रिसोर्स को उन समाधानों के, उन समस्याओं के निराकरण में लगाना चाहिए। अब आपने मुझसे पूछा कि क्या वैक्सीन खरीदी जा सकती है? आज वैक्सीन पैसा देकर भी नहीं खरीदी जा सकती। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात, आपने इसका पुष्टिकरण अपने चैनल पर किया, और ये सिर्फ इसलिए नहीं खरीदी जा सकती क्योंकि मोदी सरकार चादर तान के सोई रही जब दुनिया के सारे बड़े मुल्क वैक्सीन का ऑर्डर दे रहे थे। तो जुलाई में अमेरिका ने 10-10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया मॉडर्ना और फाइजर को, और मोदी जी
जनवरी में गाल बजा रहे थे कि कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हाँ, मैंने तो बात सच कही। अब आप भी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पैसे का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन तो ये मत कहिए, वही अर्थव्यवस्था जो जीडीपी ने गोता खा लिया है। 74 लाख जब एक एक करके सारे विषय एक साथ नहीं आ सकते, सारे विषय एक साथ नहीं आ सकते। सुन लीजिए ना, मैं आपको बताती हूं सुन लिया आपकी बात। पैसे का इस्तेमाल हो सकता है। नहीं, अभी आपने पहले आपने कहा था वैक्सीन खरीदी जा सकती है, आपने भी स्वीकार किया ना, कैसे खरीदी, कहाँ है वैक्सीन? नहीं तो 6 महीने बाद खरीदी जा सकती है। तो क्या सरकार ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है? सरकार की प्राथमिकता ये है कि वो महल बनाएगी। अरे भाई, किस सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है? सरकार की प्राथमिकता ये है कि ब्यूटिफिकेशन होगा, और ऐसे समय पर अगर जनता की कष्ट और पीड़ा को सरकार नहीं सुनेगी। चलिए ठीक है, आप इनसे आपका जवाब यही देंगे, बड़ा सवाल आपका जवाब ये देंगे। बोलिए संबित जी, बोलिए। मैं बड़े शांति से सुन रहा था, धैर्यपूर्वक, मुझे थोड़ा सुन लिया जाए। देखिए, अभी आपके सामने ये कहा गया कि सरकार महल बनाएगी। एक तरफ तो ये उसे महल कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये विजन किसका था, ये तो हमारा विजन था। मुझे तो समझ में नहीं आता है कांग्रेस इतनी कंफ्यूज क्यों होती है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल को लेके मैं आपके आर्काइव से, आपके पीसीआर से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि आप तो खुद न्यूज पढ़ रहे हैं। मीन टाइम जरा वो राहुल गांधी जी का निकालें ट्वीट, जिसमें राहुल गांधी जी ने स्पष्ट लिखा है कि ये एक एसेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है। तो बेसिक प्रेमाइस जो इस पीआईएल का था कि ये एसेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है, इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा ये एसेंशियल है। इसलिए इसको समझिए कि एसेंशियल नहीं है। राहुल गांधी का ट्वीट पढ़कर हाईकोर्ट के जज ने ये ऑर्डर दिया। मैं शांति से बैठ जाता हूं, क्योंकि कभी भी ये गाली दे सकते हैं, इसलिए मैं तो गाली गलौज की राजनीति में नहीं जाना चाहता। सौरभ जी, ये गाली शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है? सौरभ जी, मैंने गाली दी क्या आपको? मैंने आपको गाली दी? अच्छा, चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं। अरे राघव जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए प्रकार का व्यवहार है। अच्छा, सुन लीजिए रागिनी जी, बैठ के सुन रहा था 5 मिनट। अब सुन लीजिए ना, क्या व्यवहार है। अरे भाई, इन्होंने आपको थोड़ी बोला है कुछ, इन्होंने आपको थोड़ी कुछ बोला है। ये गाली की बात कहां से आई? मैंने किसको गाली दी बताइए? अरे भाई, आपके लिए नहीं कह रहे थे, आपके लिए नहीं कह रहे थे संबित जी, आप इनके लिए कह रहे थे क्या? नहीं, आप मेरे सेंट्रल विस्ता पे मैं कह रहा हूं, मैं गाली गलौज की आपको दिखाई नहीं दे रहा है सामने? मुझे कंप्लीट करने दिया जाए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, यूं चिल्लाएंगे, कोई आपत्ति नहीं। हम केस जीत चुके हैं, शांति से मैं बैठ। अच्छा, रागिनी जी, प्रकार की चिल्ला, फिर मुद्दे पे आते हैं वापस। अच्छा, डॉक्टर पात्रा, रागिनी नायक के पास जवाब नहीं होता है, वापस सेंट्रल विस्टा। अच्छा रागिनी जी, ठीक है, रागिनी जी ठीक है, सेंट्रल विस्टा पर बोल रहे हैं, बोलिए संबित पात्रा। देखिए, इनके पास जवाब नहीं होता है तो ये हर विषय पे, वैक्सीन पे भी बात करेंगे, ये हर विषय पे बात करेंगे, दूसरों को मस्खरी बताएंगे, मगर ये सेंट्रल विस्ता पे बात नहीं करेंगे। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा ये एसेंशियल प्रोजेक्ट है नंबर 1, और राहुल गांधी जी के उस ट्वीट को दिखाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्रवक्ता यहां बैठी हैं उनसे बड़े नेता तो राहुल गांधी है ना, उन्होंने इसे नॉन एसेंशियल कहा था नंबर 1। नंबर 2, यहां इन्होंने कहा कि क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए अभी। बेसिकली यही तो दिल्ली हाईकोर्ट पे पूरा का पूरा प्रमाइस था कि क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए, इस पे आप रोक लगा दीजिए, जिस पर कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ये एसेंशियल भी है और ये नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय है, इसलिए ये अभी होना चाहिए। तो दोनों प्रेमाइस पे इनकी हार हुई। ऑफ कोर्स तीसरे वाले जो ये सुपर स्प्रेडर बता रहे थे हमारे मजदूर बंधुओं को, कोर्ट ने कहा कोई मजदूर सुपर स्प्रेडर नहीं है, मजदूरों को इस प्रकार सुपर स्प्रेडर मत कहिए, जो कि कांग्रेस बार बार कह रही कि मजदूर सुपर स्प्रेडर। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लीगैलिटी पे नोट दिया है। ये कोई पहला केस नहीं था, पूरा केस पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में इसे स्क्रैच करने के लिए कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लीगली टीनेबल है, मगर इसकी बाकी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे रेस्ट किया है, अर्थात एक फाइनल सुनवाई हो गई है और इस पे कोई सुनवाई बाकी नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं रिसोर्सेस, मैं तथ्य रख दूं रिसोर्सेस को लेकर। नंबर 1, इस बार का जो हेल्थ बजट है वो 3 लाख करोड़ के आसपास का है। इस बार जो वैक्सीन के लिए पैसे रखे गए वो 35,000 करोड़ के रखे गए हैं, तो इसलिए ये जो 1300 करोड़ का खर्च है। हाँ, अभी हम पैसों पर आते हैं। डॉक्टर साहब, एक मिनट पहले मैं तो एक बात, क्योंकि हमने काफी बात कोर्ट की जजमेंट पर कर ली है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट पर हम लोगों ने बहुत टीका टिप्पणी कर दी है। मुझे लगता है अब देश की वजह सबसे बड़ी अदालत होती है जनता। इनका जो मूल
आरोप वो ये है कि लोग जब सबसे ज्यादा परेशानी में थे, जब देश में सबसे ज्यादा मौतें हो रही थी, जब देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे थे, मानवीय आधार पर उस वक्त एक ऐसी एक्टिविटी को रोका जाना चाहिए था। आपका ये उससे केंद्र सरकार की तरफ से ये संदेश जाता कि हम पूरी तरह फोकस्ड केवल और केवल कोरोना की रोकथाम पर हैं, उस वक्त रोक देते उसको। देखिए, प्रधानमंत्री जी जाकर के सेंट्रल विस्ता नहीं बना रहे हैं। जो लोग कोरोना के लिए काम कर रहे हैं वो एक्सपर्ट टीम अलग है, जो लोग सेंट्रल विस्ता देख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम वो अलग है। उनका कोरोना से, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका कोरोना से कोई लेना देना नहीं। और ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं, देश में ऐसे हजारों लाखों प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। और याद रखिए, गवर्नेंस इज नॉट कम टू अ स्टैंड स्टिल, गवर्नेंस बंद नहीं हो सकता है। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, आप सपोज करिए सारे गवर्नेंस को बंद कर दिया जाए और सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बंद कर दिया जाए, तो आप जानते हैं क्या होगा? राहुल गांधी एक सेमिनार करेंगे, उसमें अमेरिका से कोई वो जुड़ जाएगा, उनका जो प्रोफेसर वगैरह होता है वो जुड़ के ये कहेंगे, देखा मोदी जी हैज स्टॉप्ड ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो बेचारे जो हमारे गरीब हैं उनके लिए तो कोई काम भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू हो जाएगी तो इतना परसेंटेज जो इकोनॉमी बढ़ा हो जाएगा, इतना इकोनॉमी आगे चलेगा। क्या मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाएंगे, इधर से जलाएंगे, इधर से जलाएंगे। बंद करेंगे तो बंद कर दिया, नहीं बंद करेंगे तो क्यों नहीं बंद किया, दोनों तरफ से मोमबत्ती जलेगी। आप जवाब लीजिएगा, बोलिए रागिनी जी। हाँ, मैं बोल सकती हूँ सर? बोलिए। संबित पात्रा जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हाई मॉरल ग्राउंड ले रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े बड़े भवनों के सारे नवनिर्माण के काम स्थगित कर दिए, रोक दिए, क्योंकि ऐसी आपातकालीन परिस्थिति में जनता की जान बचाने को प्राथमिकता दी। भाई, क्या ऐसा हाई मॉरल ग्राउंड लेना? आपने कहा कि जनता के दरवाजे पर सारे नेता खड़े हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्या ऐसा हाई मॉरल ग्राउंड लेना गलत है? क्या आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी को ऐसा हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लेना चाहिए था कि जनता की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, अपनी निष्ठा को नहीं दिखाना चाहिए था? अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं समझती हूं कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है भारत के प्रधानमंत्री के लिए और जिस राजनीतिक दल से वो आते हैं उसके प्रवक्ता के लिए कि वो चैनल पर बैठकर ये बात। दूसरी बात, संबित पात्रा जी ने कही कि राहुल गांधी जी का ट्वीट निकाल के आइए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि संबित पात्रा जी निर्देश अब टेलीविजन चैनल्स को भी देने लग गए हैं कि आप सौरभ जी ये काम करिए, पीसीआर को बोलिए ये वाला ट्वीट निकाल कर दिखाइए। मुझे लगता है आपको थोड़ी सी आपत्ति ऐसे निर्देश पर भी होनी चाहिए। ये बात आप कब कहती हैं अगर मैंने उनका निर्देश का पालन कर लिया होता? फिर बीच में मेरे बोल रहे हैं, अब आप मेरा नाम लेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा क्या आपको? ये क्या बात है? मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए, आप मेरा नाम लेकर कुछ रिमार्क कर रही है तो मुझे अधिकार है बोलने का। बोलिए। आप मेरा नाम लेकर इतना सवाल संबित पात्रा पूछ रहे हैं तो मैं बीच में, आप मुझे तो नहीं बोलने दे रहे, धैर्य तो रखिए। मैडम, अगर आप ये चाहती हैं कि ये डिबेट आपके हिसाब से कंडक्ट हो तो ऐसा तो नहीं होगा। भाई, निर्देश ऐसा नहीं होगा। संबित पात्रा चैनल को दे रहे हैं। अरे तो निर्देश, इन्होंने कहा ट्वीट निकालो, क्या हमने ट्वीट निकाल दिया क्या? ट्वीट निकल गया क्या? दीजिए, ट्वीट तो चल रहा है, अच्छा होता उससे ये चल रहा है, लिखा हुआ है, देखिए आप देख लीजिए। संबित पात्रा निर्देश देंगे, चैनल मानेगा और वही ट्वीट दिखाया जाएगा। इससे अच्छा, तो क्या आप इस ट्वीट से आपको आपत्ति है कि आपके नेता का ट्वीट है? आगे बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए सौरभ जी। बोलिए, अगर बुलाया पर्सनल मत बोलिए, तो बोलने दीजिए। बुलाया है, आप पर्सनल रिमार्क मत कीजिए, प्रवचन चला दीजिए। आप मेरे ऊपर पर्सनल रिमार्क मत कीजिए। आपको बोलने के लिए बुलाया, बोलिए। राहुल लगातार टोकते जा रहे हैं, ये मतलब कमाल ही हो गया है चैनल में। पता नहीं आप बुलाते क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को ही बुला लीजिए, सोचना पड़ेगा इस पर। बोलिए, फिलहाल बोलिए आप करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही आप लोगों का एजेंडा हो गया है आजकल रोज का। बोलिए मैडम, बोलिए मैडम, बोलिए। हाँ, तो अब राहुल गांधी, संबित पात्रा जी का तर्क देख लीजिए कि राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़कर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल। मतलब आप तर्क का कुतर्क करें, अर्थ का अनर्थ करें और जनता ये सुनती रहेगी बैठकर। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अब इससे भी आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। वैक्सीन, आप पेटिशनर, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि मजदूर सुपर स्प्रेडर, वो मजदूर जिनके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठाती रही। पहली लहर में आपने जिनको सैकड़ों किलोमीटर चलवा दिया, तब मजदूरों की व्यथा आपको नहीं दिखाई दे रही थी। प्रियंका गांधी जी ने बस भिजवाई तो योगी आदित्यनाथ जी ने बॉर्डर पर ही रुकवा दी, तब मजदूरों की व्यथा नहीं दिखाई दे रही। जब मजदूरों के पैरों में छाले पड़ गए थे तब मजदूरों की व्यथा नहीं दिखाई दे रही थी। आज मजदूरों का काम है तो वो सुपर स्प्रेडर। कांग्रेस पार्टी पिटिशनर नहीं है भाई साहब, पहले पढ़कर आइए, थोड़ी तैयारी करके आइए। आपने कहा सोहेल हाशमी पिटिशनर है। कांग्रेस पार्टी के दो पक्ष है, मैं बार बार आपको बता रही हूं। आप इस पिटिशन को
अलग करके इस तथ्य से नहीं देख सकते कि ये इस पिटीशन का बेसिक चार्ज कोरोना संक्रमण को लेके था। हाईकोर्ट ने उसके ऊपर जवाब दिया, पर आज भी देश के प्रति बड़ी जवाबदेही नरेंद्र मोदी जी की जो है वो देश के लोगों की जान बचाने को प्राथमिकता देने की है, जो नरेंद्र मोदी जी कतई नहीं कर पा रहे हैं। और मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, एक तरफ हाईकोर्ट पे सुनवाई हो रही थी, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हो रही थी। आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो पूछा है उस पर भी संबित पात्रा जी को जवाब देना चाहिए। वो भी मैं पूछ रही हूँ, व्हाई डू स्टेट्स हैव टू पे अ हायर प्राइस? उसी टीके का ज्यादा पैसा प्रदेशों को क्यों देना पड़ रहा है? यू हैव टू एंश्योर दैट वैक्सीन्स आर अवेलेबल एट द सेम प्राइस अक्रॉस द नेशन। एक विधान एक निशान का नारा देने वाले संघी भाजपाई आज एक दवा एक दाम का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है। आज मुख्य बहस का मुद्दा होना चाहिए, टीके क्यों नहीं है, मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण। अगली बार आपसे पूछ के डिबेट रख लेंगे, में पैसा लगा, अगली बार आपसे डिबेट आपसे पूछेंगे किस पर डिबेट कर रहा है। सवाल पूछते रहेंगे। एक मिनट पूछिए, जरूर पूछिए। आज का विषय वैक्सीन नहीं है, लेकिन आपने चूंकि आज की एक घटना का जिक्र किया है तो उसका जवाब देना चाहिए संबित पात्रा जी को, उसका भी जवाब दीजिएगा, और बाकी जो इन्होंने सेंट्रल विस्टा पर बोला उसका भी। सौरभ जी, मैंने आपको इनिशियली क्या कहा? मैंने आपको कहा कि पेटिशनर आन्या और सोहेल हाशमी है। मैंने नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी पेटिशनर है। इन दोनों के ऊपर 1 लाख का फाइन कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सुपर सौरभ जी, मैं शांत बैठता हूँ। ये क्यों बोला आपने? बोलिए, शांत बैठ, बोलिए ये आपने क्यों बोला? पात्रा जी, सौरभ जी, ये बुलिश एटीट्यूड ठीक नहीं है। सौरभ जी, पात्रा जी बोलिए, गाली हमें भी गाली देंगे ऐसे, ये उचित नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बिल्कुल इस बात से पात्रा जी, मुझे लग रहा है आपको ना गाली खाने का शौक हो गया है। आप ये सोच कर ही आते हैं कि आज जरा मुझे गालियां पड़ जाए किसी शो में, मुझे घंटे की तरह लोग थोड़ा सा बजा दें ताकि मैं शराब को ट्रेंड कर सकूं, थोड़ा सा ट्रोल हो जाऊं ट्विटर पर। यही आपका लक्ष्य है क्या? रागिनी जी, मैं शांत बैठ, यही आपका लक्ष्य है क्या? रागिनी जी, आपको तो अपने सवालों का जवाब सुनना चाहिए इनसे। आपने इन्हीं से सवाल किए हैं, सुन लीजिए। सौरभ, आप एक बार टोक दीजिए ना संबित पात्रा को कि ये गाली शब्द का प्रयोग ना करें। अरे भाई, इन्होंने किसी को गाली दी क्या? ये किसी को गाली दे रहे हैं तो मैं टोकूं ना? मैंने दी क्या? ये गाली मैंने आपको कहा कि आपने दी है। आप गाली दे रहे हैं क्या? कौन गाली दे रहा है? मैं प्लीज बोल गाली कौन दे रहा है? अच्छा, एक मिनट सुनिए, जवाब बोलिए। ये विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? सौरभ, उसकी वजह आप भी जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बोलिए, क्यों खेल रहे हैं ये विक्टिम कार्ड? अरे सौरभ जी, काश मैं वो भी दिखा सकता, जवाब दीजिए। काश वो मैं भी दिखा सकता। हाँ संबित पात्रा बोलिए। अच्छा ठीक है, छोड़िए, पर्सनल नहीं होते, बोलिए। उन्हें नहीं टोकेंगे, उन्हें नहीं टोक पाएंगे। अरे आपको आज क्या हो गया रागिनी जी? आपको आज क्या हो गया? आप एक काम कीजिएगा, आप जाकर के कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल में पूछ लीजिएगा कि इंडिया टीवी पर मेरे साथ जब वो आप नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। बार बार एक ही बात आप बोले जा रही है, एक ही बात बार बोले जा रही है। मुझे टोक रहे हैं, आपसे सवाल है, आपसे पूछेंगे, इसमें क्या बात है? झुकनी चाहिए जब वो लिखती हो। क्या कह रही है? सवाल पूछे टोक के तो दोनों से पूछे। अगर आपको आपत्तिजनक शब्द लग रहे हैं तो दोनों को बोलिए, केवल एक को कटघरे में खड़ा मत करिए। आज तो देखिए मैडम, मेरे पास आपसे ही ज्यादा सवाल पूछने को है। आपको क्या हो गया? अगर मेरे पास आज आपसे ही सवाल पूछने को है तो मैं तो आपसे ही पूछूंगा। और बताइए, और मैं कह रहा हूं अपनी पार्टी में जाके पूछ लीजिएगा कि कैसा व्यवहार होता है इस चैनल पर आप लोगों के साथ। एक आदमी ने शिकायत नहीं की आज तक आपके अलावा, जो अभी आप इस प्रोग्राम में कर रही हैं, एक आदमी ने नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि निष्पक्षता से बहस नहीं हो रही है तो मैं बोल नहीं सकती? आप मैंने बोल आपके सकती साथ हैं। कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया नहीं तो लॉजिक, आप कोई लॉजिकल बात बोलिए ना, कोई लॉजिक तो दीजिए, कोई लॉजिक तो दीजिए। गाली शब्द, अरे वो किसी को गाली दे रहे हैं तो मैं इनको टोकूं ना? क्यों बोल रहे हैं आप? बोलिए एक बार कि इस तरीके। अब मैं वापस मुद्दे पर आ रहा हूँ। रागिनी जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुन लीजिए इनको प्लीज, बोलिए। सौरभ जी, मैंने नहीं कहा कांग्रेस पार्टी ने ये पिटीशन किया था, ये आपने भी सुना। मैंने कहा राहुल गांधी जी का जो बेसिक प्रेमाइस था, जो उन्होंने मूल ट्वीट में किया कि ये एसेंशियल प्रोजेक्ट नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। पिटीशन भी उसी मूल प्रेमाइस के साथ गया था और पिटीशन को आज डस्टबिन में फेंक दिया गया, फाइन के साथ। खाली फेंका ही नहीं गया, पिटीशन का मूल प्रेमाइस कोरोना संक्रमण। रागिनी जी, ये बात गलत है, ये बात गलत है। आप इनको बीच में टोक रही है बार बार, प्लीज बंद करिए। आप लगातार ताकि जनता समझ तो सके क्या हो रहा है। अब आप आवाज भी बंद कर दीजिएगा जैसे आप बिल्कुल बंद होना चाहिए, है ना? क्योंकि निर्देश तो संबित पात्रा देंगे। हम शांति से बोलिए, संबित पात्रा बोलिए। नहीं सौरभ जी, मैं बिल्कुल, सौरभ जी मैं थक गया हूं। मैं इस रागिनी जी इंटरफियरेंस और इस प्रकार के व्यवहार से थक गया हूं।
सच में सौरभ संबित पात्रा जी, आपकी हमारी आगे भाषा सुनकर मैं भी बहुत थक गई। ये आप हमेशा जो विरोध बेल्ट बार करके विक्टिम बन जाते हैं, आप ये रुदाली मत बनिए। मुझे माफ करिएगा इनको बोलने का अधिकार नहीं है। आप गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, खूब बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। रागिनी जी प्लीज, बहुत हो गया रागिनी जी, बहुत हो गया, कितना आप टोकेंगे प्लीज। मतलब क्योंकि इनको पता है कि इनके हाथ में विषय नहीं है तो ये टोक करके डिबेट। अब आप जवाब दीजिए, आप बोलिए। कैसे जवाब दूंगा सौरभ जी? आप डील कर रहे हैं डिबेट को। ये नहीं है कि आप मेरे भयमानसपन को मेरे अच्छेपन के ऊपर सर दे के। रागिनी जी आप आज नहीं बोलने दे रही हैं अपने को पैनलिस्ट को, ये बात सच है। आप नहीं बोलने दे रही हैं इनको, आप बार बार टोक रही हैं क्योंकि ये मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि गाली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और आप टोक नहीं रहे हैं। अरे क्या आरोप लगाया, किसने दी गाली किसको, ये तो बताओ एक बार मैडम। मैं तो बोल रहा हूँ इनका एक्सपीरियंस है आपके, इनका ऐसा अनुभव है आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ, इसीलिए कह रहे हैं। तो उनसे बोले ना, पार्टी के प्रवक्ताओं से, मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैंने कब गाली दी संबित पात्रा को? आपकी पार्टी के लिए बोल रहे हैं वो। किसी से नहीं उलझना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसी प्रकार का सीन हो, इसीलिए कि कोई भी ना चिल्लाए, सब अपने समय पे बोले, इसमें क्या बुराई है? अब सुन लीजिए प्लीज। देखिए सौरभ जी, चलिए आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सुन लेती हूँ, गलत शब्द मत बोलिए। हाँ ठीक है मैडम, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, आप लोग बड़े लोग हैं, प्लीज सुन लीजिए, हाथ जोड़ के ही बोल रहे हैं। आप छोटे नहीं हैं, आप बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े झूठे। रागिनी जी, छोटे आप नहीं हैं। रागिनी जी छोटा कोई नहीं कह रहा। ठीक, और आप बहुत बड़े वाले झूठे। बोलिए पात्रा जी। जब इनके पास कोई तथ्य नहीं होता है तो यही व्यवहार कांग्रेस पार्टी का होता है। और मैं बिल्कुल मैंने कहा आपके आर्काइव को कि आप राहुल गांधी जी के उस ट्वीट को निकालिए जिसको कि यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता बिल्कुल मान नहीं रही है कि वो ट्वीट क्यों निकाला जाए, क्यों नहीं निकाला जाए। अपने ही लीडर के ट्वीट से शर्माना क्यों? राहुल गांधी जी ने देश में भ्रम फैलाया, आज उस भ्रमजाल को कोर्ट ने तोड़ा है और हम उस विषय को भी न रख सके। क्यों न रख सके? राहुल गांधी लगातार जिस प्रकार से झूठ, फरेब और जालसाजी की राजनीति कर रहे हैं, ये टूल किट का हिस्सा है और इस टूल किट को संपूर्ण रूप से ध्वस्त करा ये हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, टूल किट पर तो उन्होंने स्वीकार किया कि सेंट्रल विस्टा पर तो ये आपको घेरेंगे, ये इनकी रणनीति थी, इसको तो स्वीकार करते हैं, तो कह रहे हैं ये अपने उस स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल। तो आज ध्वस्त हुआ ना, राहुल गांधी ने कहा था ये एसेंशियल नहीं है, मैंने इसीलिए कहा कि आप प्लीज उस ट्वीट को दिखाइए क्योंकि हमारे डिबेट का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एसेंशियल नहीं है। और मैं अंत में एक छोटा सा विषय रखता हूं, देखिए सौरभ जी बुरा मत मानिएगा, पूरे विश्व में आप देखिएगा कहीं व्हाइट हाउस होता है, कहीं 10 डाउनिंग स्ट्रीट होती है, उनके राष्ट्राध्यक्षों के घर होता है, महल नहीं कहूंगा मैं, घर होता है। आप जानते हैं जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो रहते थे 3 मूर्ति भवन में, उनके मृत्यु के पश्चात वो नेहरू मेमोरियल बन गया। दूसरे हमारे प्रधानमंत्री बनी इंदिरा फिरोज गांधी जी, इंदिरा जी रहती थी 1 सफदरजंग रोड में, उनके देहांत के पश्चात वो इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम बन गया। उसके बाद राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुए 2 घरों में रहते थे, एक तो उस समय 7 रेसकोर्स रोड था जो अभी 7 लोक कल्याण मार्ग है, और दूसरा घर 10 जनपद भी उनके पास था। उनके अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन के बाद सोनिया गांधी जी के पास 10 जनपद रह गया और वो अभी भी है उनके पास। राहुल गांधी जी के पास तो एक और मकान है। पूरे विश्व में एक परिवार के पास इतने मकान और उनके ही जवाहरलाल नेहरू जी का आप देख लीजिए। पात्रा साहब एक बात मुझे बताइए, मैं देश के पहले प्रधानमंत्री और राजीव गांधी और इंदिरा जी के बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आज सोनिया गांधी के पास अगर कोई सरकारी बंगला है या राहुल गांधी के पास कोई सरकारी बंगला है या प्रियंका जी के पास है या पहले था, तो किसी वजह से है ना, हमारे देश का कोई नियम होगा जिसकी वजह से उनके पास है। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने किसी ने जबरदस्ती कब्जा रखा है। नहीं, सुनिए, ये एंटाइटलमेंट है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सोनिया जी के पास नहीं होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं राहुल जी के पास नहीं होना चाहिए, मगर इनको आप मेमोरियल में कन्वर्ट कर दे, ये एंटाइटलमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग मोदी महल बोल रहे हैं, अभी आपके शो में महल बोला गया ना, मोदी जी उनके बाद, मोदी जी के बाद ये उनके परिवार के लोग रहेंगे यहाँ पे? नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस होगा, ये मोदी जी का महल नहीं। ठीक है। जो लोग उसे मोदी महल कह के भ्रम फैला रहे हैं उनको दिखाने की आवश्यकता है आईना, कि आखिर एक परिवार ने हर सड़क पे, मेरे दाएं तरफ जो सड़क है वो इंदिरा गांधी सड़क है, जो सामने आप बिल्डिंग देखेंगे वो है नेहरू बिल्डिंग है, पीछे आप देखेंगे मार्केट प्लेस है, वो कनॉट प्लेस, राजीव गांधी कनॉट प्लेस। चलिए ठीक है, मतलब एक परिवार ने क्या कर रखा है? आपका कहना है कि वो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, देश में आने वाले सैकड़ों वर्षों तक वो परिसर इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें न जाने कितने प्रधानमंत्री आने वाले वर्षों में रहेंगे। भाई
कांग्रेस पार्टी के नेता, हाँ ठीक है, ओके, कांग्रेस पार्टी के नेता, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी, भारत के प्रधानमंत्री, मरणोपरांत उनके जो रिहायश का स्थल था उसको म्यूजियम बनाया गया या मरणोपरांत उनके नाम पर सड़क रखी गई। नहीं, उनके नाम पे म्यूजियम होगा, सड़क स्टेडियम बना दिया गया। आप झूठ मोदी जी के जीते जी उनके नाम पर पात्रा साहब सुन लीजिए, पात्रा साहब सुन लीजिए, आप बताइए। सुनने का मन तो है, मगर लगातार कोई बात नहीं, पात्रा साहब सुनिए, बोलिए, बोलिए रागिनी। हाँ, मैं सुन रहा हूं। हाँ सुन लीजिए, तो नरेंद्र मोदी जी तो दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जीते जी अपने नाम पर स्टेडियम ही बनवा लिया पूरा। और संबित पात्रा जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप साउथ एवेन्यू में रह रहे हैं, आप एंटाइटल्ड हैं क्या? साउथ एवेन्यू के मकान में रहने के लिए आप एंटाइटल्ड हैं क्या? आप कैसे रह रहे हैं? आप क्या राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं? आपके 10 लोग भी गेस्ट एकोमोडेशन में रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये आप पता लगा लीजिए। मगर आप ये बताइए कि मैंने कहा ना गेस्ट एकोमोडेशन अलाउड है नहीं है, आप ये पता लगा लीजिए। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, एक परिवार पूरा का पूरा दिल्ली में पूरा का पूरा आधा तो इनके स्मारक है, वो 5-5 एकड़ के स्मारक है, 5-5 एकड़ के स्मारक है इनके पास। आप बताइए, 5-5 एकड़ के स्मारक है इनके पास, इन स्मारकों को हॉस्पिटल क्यों न बना दिया जाए? मैं ये प्रश्न पूछता हूँ। जहाँ नेहरू जी का स्मारक है उसको हॉस्पिटल क्यों न बनाया जाए? जहाँ इंदिरा गांधी जी का स्मारक है उसे हॉस्पिटल क्यों न बनाया जाए? आप बताइए, इनका हॉस्पिटल क्यों न बनाया जाए? आधे से ज्यादा जमीन तो एक परिवार ने यहाँ पर लुटियल, यहाँ आधे से ज्यादा जमीन तो भारतवर्ष में एक परिवार ने लूट रखा है। आप बताइए, संबित जी और रागिनी जी, संबित जी, रागिनी जी, संबित जी, रागिनी जी, दो विषय आए, दो विषय आए, दो विषय आए, दो विषय, दो विषय, दो विषय, दो विषय आए, दो विषय। आप केस कर दीजिए ना, आपको लगता है मैं तो एंटाइटल हूं, मैं दिखा दूंगा कागज, वो आप देख लीजिए। गेस्ट एकोमोडेशन। रागिनी जी, रागिनी जी एक मिनट, रागिनी जी एक मिनट, रागिनी जी एक मिनट, रागिनी जी एक मिनट, ये कौन से मकान में रहते? एक सेकंड, एक सेकंड, कोई अधिकार नहीं है। आपने सवाल पूछ लिया। मैं तो गाली गलौज की राजनीति। अच्छा, रागिनी जी, डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर पात्रा एक मिनट, 2-3 विषय आए हैं, फिर गाली गलौज पे ये इन्होंने आपसे। मैं बिल्कुल गाली गलौज की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, और मुझे लगता है गालियां नहीं देनी चाहिए किसी को, और इस प्रकार से व्यक्तिगत अटैक करना, गाली गलौज करना ये उचित नहीं है। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि बड़े रूप में डिबेट हो, डिबेट का स्तर रखा जाए और तथ्यों के ऊपर डिबेट किया जाए। किसी प्रकार से चिल्लाना, इस प्रकार से एक दूसरे को घेरने की कोशिश करना, व्यक्तिगत टिप्पणी करना और गाली करना, मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। और किसी भी पढ़े लिखे शिष्ट प्रवक्ता को इस प्रकार की गाली गलौज की राजनीति से बचना चाहिए। रागिनी जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। रागिनी जी, मैं वापस मुद्दे पर आ जाऊँ, मैं वापस मुद्दे पर आ जाऊँ। अरे दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका जवाब दे दिया है, फिर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? रागिनी नायक, एक सवाल का जवाब आप दीजिए, मुझे पता है आप तक आवाज जा रही है, मेरी बात सुनिएगा। डॉक्टर पात्रा एक मिनट, मेरा सवाल रागिनी नायक से है। आपने अभी अपनी स्टेटमेंट में इस प्रोग्राम में ये बोला रागिनी जी कि आप लोगों ने कभी नहीं कहा। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर पात्रा एक मिनट, आप रागिनी जी ने इसी प्रोग्राम में बात कही कि कभी इनकी पार्टी ने। संबित पात्रा से मेरे सवाल का जवाब तो ले लीजिए एक बारी। मैंने सारे सवाल का जवाब रागिनी जी, रागिनी जी, रागिनी जी, रागिनी जी, रागिनी जी, और मैंने कोई चिल्लाया नहीं, किसी को गाली नहीं दी, बहुत शांतिप्रिय तरीके से। रागिनी जी, आपको ये जानना है, आपको हम सच बोल रहे हैं। एक मिनट, अरे दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट को अब आप झूठ बोल रही हैं। उन्होंने रागिनी जी, अब आप एक बार मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि आपकी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि ये प्रोजेक्ट एसेंशियल नहीं है। आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट एसेंशियल नहीं है, आपकी पार्टी ने कभी नहीं कहा। इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा प्रधानमंत्री आवास है, वो प्रधानमंत्री आवास है। मोदी आवास के नाम से तो किसी ने नहीं बोला उसको कि वो नरेंद्र मोदी आवास है, वो पीएम आवास है, इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। आपको प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम नहीं है तो पीएम हाउस से क्या प्रॉब्लम है? रागिनी जी, वैसे अभी पीएम हाउस का टेंडर नहीं हुआ है, मैं बता दूं आपको। बोलिए, मेरा आपसे ही सवाल था रागिनी जी। मैं तो एक साधारण सी बात कह रही हूँ। कांग्रेस पार्टी को समस्या इस बात से है कि नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटीज बहुत गलत हैं कोरोना काल, और वो बात मैं आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बता। संबित पात्रा जी कह रहे हैं 20,000 करोड़ रुपया टुकड़े टुकड़े में लगेगा। आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट का एक हिस्सा अभी बन जाए, दूसरा बाद में बन जाए, क्या दिक्कत है? मैं कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि एक हाई मॉरल ग्राउंड लेकर अनिश्चित काल तक टाल दीजिए ना।
आप हर अगर सरकार चलाने का काम किस बात को लॉजिक दीजिए ना मैडम। आज दिल्ली के अंदर फैक्ट्रियां खोल दी गई है, कंस्ट्रक्शन साइट्स खोल दी गई है। आज ही क्या आम चूस के खाना, ये सब क्या है सौरभ जी? सौरभ जी, मुझे आपत्ति है इस प्रकार की भाषा से। ये क्या है मोदी जी, आम चूस के खाना? व्हाट इज दिस लैंग्वेज? ये क्या लैंग्वेज है? ये क्या है? प्रधानमंत्री से क्या सब बोला जा रहा है सौरभ जी? और फिर बोलते हैं गालियों के बारे में मत बोलो। मोदी क्या बोल रहे? आम चूस के खाएंगे मोदी जी? आज आप लोग गए थे हाई कोर्ट में, हार के आए हैं, आराम से शालीनता से बैठिए। हार के आए हैं, शालीनता से बैठिए मैडम। हार में शालीनता होनी चाहिए। हार में इस प्रकार से गाली देना, हार में इस प्रकार से खींच खाना, ये उचित नहीं है मैडम। हार में शालीनता, 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 शालीनता मैडम। हार में गाली मत दीजिए। आज राहुल गांधी की हार हुई है। आज राहुल गांधी कोर्ट में तमाचा खा के आए हैं, इसलिए शांति से। कौन आम चूस रहा है, कौन क्या चूस रहा है, ये सब आप चिंता मत करिए। आप मत बोलिए मोदी जी को इस प्रकार की भाषा, समझे? तमाचा खा के राहुल गांधी आज कोर्ट से आए हैं, आज शालीनता दिखाइए। नरेंद्र मोदी जी की हार। मुझे लगता है कि आज के इस मुझे ये कहने में मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है रागिनी जी। अब तो समय भी खत्म हो गया, अब तो सुन लीजिए, समय ही नहीं रहा अब तो। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज के डिबेट से कोई सुनने वाला होगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये तो मैं साफ साफ कह सकता हूं, क्योंकि आधी बातें तो मैं ही नहीं आप लोगों की समझ पा रहा था। मेरा अनुभव तो बहुत खराब रहा है डिबेट का। रागिनी जी, मुझे आपसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आपने मेरे को लेकर बहुत शिकायत की है। ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी कि आप इसका निर्णय जनता कर ले। इसका निर्णय जनता कर ले। जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। आपको अपनी पार्टी में जाकर के कुछ शिकायत करनी हो तो आप उसके लिए स्वतंत्र है, वो आप कर ले। आपने आज बोलने नहीं दिया किसी को। आपने सवालों के जवाब, आपने सवाल ही नहीं सुने। बोले तो दिया ही नहीं, आपने सवाल भी नहीं सुने। और आप ऐसा करती नहीं है। और आप ऐसा, मैं ये भी कह दूं कि आप ऐसा करती नहीं है। करने के लिए डिबेट पर नहीं बैठी हूं। नहीं तो मैं आपको तो सवाल तो आप भाषण देने के लिए भी नहीं है मैडम। आप भाषण देने के लिए भी नहीं बुलाई गई थी। आप सवालों के जवाब देने के लिए बुलाई गई थी। मैं जनता से मुखातिब होती हूँ। जनता सुन रही है जो आपने कहा। आप जी हाँ, जनता सुन रही है, लेकिन भाषण देने के लिए नहीं बुलाते हैं आपको, सवाल पूछने के लिए बुलाते हैं। तो सवाल सुनने पड़ेंगे। मोनोलॉग नहीं चल सकता है, मोनोलॉग नहीं चल सकता है। क्या आप बोलते हैं? अच्छा, आपका जरा सा किसी मैं व्यूअर्स से कह रहा हूं, मैं अगर रागिनी जी का ऑडियो माइक 1 सेकंड के लिए भी नीचे कर देता तो आप देखते कि यहां पर कितना तमाशा होता। रागिनी जी, धन्यवाद। आपको साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार बेहतर चर्चा उम्मीद करते हैं। शुक्रिया रागिनी नायक और डॉक्टर पात्रा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।